यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। आज जो हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ये होता क्या है नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये पढ़ा देने के बाद आप तो किसी भी एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि आप तो बता दें यूपीएससी का प्रश्न भी नहीं छूटेगा। अगर यूपीएससी का प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है तो ये भी आपसे नहीं छूटेगा। ये 0 to हाई है। क्या है? 0 to हाई, 0 से लेके हाई तक का ये पूरा जो है कंप्लीट चलेगा और इसमें हम कंप्लीट व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। सबसे पहले हम जानेंगे ये कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना है क्या? अगर हम तो पूछा जाए तो प्रस्तावना क्या है तो हम क्या बताएंगे प्रस्तावना क्या है। तो चलिए सबसे पहले प्रस्तावना जानते हैं है क्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे, सिर्फ आज लेक्चर देंगे। आप लोगों तो लिखना है। यदि नोट चाहिए तो आप बता दीजिएगा, हम उसमें आप तो नोट दे देंगे। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका है। जिस तरह की पेज का कवर होता है उसी प्रकार से प्रस्तावना भी संविधान के लिए क्या है, एक भूमिका है। क्या है? हम लिख रहे हैं और वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्या है? भूमिका है। तो हम यहाँ पर आप तो वर्ड जो है दर्शाएंगे, उस वर्ड तो आप तो याद रखना है। हमने क्या बोला? प्रस्तावना क्या है? संविधान की भूमिका है। भूमिका और आमुख है। क्या है? भूमिका और आमुख है, जिसमें संविधान के आदर्शों, प्रस्तावना में क्या देते हैं? संविधान के आदर्शों, संविधान के आदर्शों, प्रस्तावना में क्या देते हैं? संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों की शासन प्रणाली का स्वरूप का वर्णन है। ठीक है, तथा लागू होने की तिथि का भी वर्णन है। तो पूरे शॉर्टकट में एक बार पढ़ें, हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना संविधान के लिए, आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। प्रस्तावना संविधान के लिए, प्रस्तावना संविधान के लिए भूमिका या आमुख की तरह है। भूमिका या आमुख की तरह है। संविधान के लिए भूमिका या आमुख की तरह है। क्या है? भूमिका या आमुख की तरह है, जिसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों तो, जिसमें संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों तो शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख है। आप लोग इसे रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि प्रस्तावना संविधान सभा में तब पेश किया गया। प्रस्तावना संविधान सभा में तब पेश किया गया। तो अगर पूछेगा संविधान सभा में, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा तब पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान सभा द्वारा पारित तब हुआ तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 तो ये पारित हुआ। 13 दिसंबर 1946 तो ये पेश किया गया और 22 दिसंबर 1947 तो ये पारित हो गया और इसे स्वीकार कर दिया। और ये पेश किया गया था प्रस्तावना। ठीक है, ये पेश किया गया था क्या? प्रस्तावना। और इसी का नाम जो है उद्देश्यता भी है। क्या है? उद्देश्यता भी है। यहाँ आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? उद्देश्यता है। प्रस्तावना तो ही उद्देश्यता कहा जाता है, यानी कि प्रस्तावना की जगह जो है उद्देश्यता शब्द का प्रयोग कर दिया गया तब 22 जनवरी 1947 को।
प्रस्तावनाति तथा उद्देशिका शब्दता प्रयोत्तर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि प्रस्तावना में जो है भाषा, प्रस्तावना में संविधान, यानी प्रस्तावना कहाँ से लिया जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से संविधान से लिया गया है। और इसकी भाषा यदि पूछे, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अब तो ये तो हिंदी वर्ड है, तो बहुत सारे हिंदी वर्ड भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? भाषा ऑस्ट्रेलिया का। और देखिए इस प्रस्तावना में ही लागू जिस दिन हुआ, ये पूरी तरह से प्रस्तावना जिस दिन लागू हुआ वो दिन था हमारा 26 नवंबर 1949, और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949। तो यहाँ आप प्रस्तावना में हम यहाँ घेर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरी तरह से देखते हैं। अब जो है प्रस्तावना की मुख्य बात तो देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रस्तावना की मुख्य बात। तो आइए, प्रस्तावना की मुख्य बात क्या है? तो प्रस्तावना में जो चर्चा है, सबसे पहला चर्चा है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत। अब देखिए प्रस्तावना में जो वर्णित है वो क्या है? सत्ता का स्रोत। और ये सत्ता का स्रोत कहाँ है? ठीक है, तो भारत के लोध, हम भारत के लोध, पहले लिखा हुआ है हम भारत के लोध। यहाँ देखिए जोर से देखिए, हम भारत के लोध। तो सत्ता का स्रोत क्या है? जनता। क्या है सत्ता का स्रोत? पूछे जाते थे, आप बताइएगा, आप जनता बताइएगा। किसकी जनता? भारत की जनता। ठीक है, और इसी जनता तो लोक प्रभुता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी तो अगर दूसरे शब्दों में हम बोलना चाहें तो हम लोक प्रभुता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोक प्रभुता। लोक प्रभुता। ठीक है, तो जनता सत्ता का स्रोत क्या है? लोक प्रभुता या जनता। ठीक है, अब सत्ता का स्वरूप हम तो देखना है। क्या देखना है? सत्ता का स्वरूप। आइए, दूसरा हम तो देखना क्या है? सत्ता का स्वरूप। आइए, लीजिए सत्ता का स्वरूप आप तो हम दिखाते हैं। सत्ता का स्वरूप। अब सत्ता का स्वरूप क्या है? अब इसके देते हैं। हमने देख लिया कि सत्ता का स्रोत क्या था? जनता था। अब सत्ता का स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सत्ता के स्वरूप जानने के लिए हम तो जो है सबसे पहले इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा भाई? तो चलिए देखते हैं क्या हम तो पढ़ना है। तो आप तो सबसे पहले हम भारत के लोध हो गया। एक संपूर्ण प्रभुता, यहाँ देखिए एक संपूर्ण प्रभुता। क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण प्रभुता। संपूर्ण प्रभुता, तो संपूर्ण प्रभुता लिखेंगे यहाँ। सत्ता का स्रोत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भुत्व संपन्न। ठीक है, उसके बाद सत्ता का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद यहाँ पर समाजवादी। क्या है? समाजवादी। हाईलाइट किया हुआ है समाजवादी, एकदम जीरो से बता रहे हैं आप तो। उसके बाद क्या हो जाएगा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। उसके बाद क्या है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक। क्या है? लोकतंत्रात्मक। ठीक है, उसके बाद क्या है? धनराज्य। ये शब्द क्या है आप तो मालूम नहीं होता शायद। ये शब्द का मीनिंग क्या है? ये शब्द का विशेष अर्थ है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। धनराज्य। ठीक है, तो आप तो देख रहे हैं कि सत्ता के स्वरूप में अगर हम चर्चा करना चाहें तो सबसे पहले ऊपर में एक बार और देख लेते रिवीजन। सत्ता का स्वरूप जनता है, सत्ता का स्रोत जनता है जो यहाँ लिखा गया है। सत्ता का स्वरूप क्या है? संपन्न प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक धनराज्य। ठीक है, ये तो है क्या है? सत्ता का स्वरूप है।
अगर इसको हम यहाँ से ला सकते हैं तो यहाँ इसको थोड़ा सा हम इसको एडजस्टमेंट कर देते हैं। लीजिए, एक मिनट आप लीजिए। अब ये जो है सीरियल ढंग से हो जाए। आइए, अब क्या है, सीरियल तरीके से अब तक जो है चल रहा है। तो देखिए, प्रस्तावना, सत्ता का स्वरूप, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, धनराज्य। और ये सब का अर्थ हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन यूपीएससी तक प्रश्न तो आप सॉल्व कीजिएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए, अब जो है सत्ता का उद्देश्य, अब क्या देखना है हम तो, सत्ता का उद्देश्य। आइए, क्या देखना है, सत्ता का उद्देश्य। चलिए, सत्ता का उद्देश्य आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, पेन चूज कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सत्ता का दिखाते हैं। क्या बताया, सत्ता का उद्देश्य। सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, इसमें हम पढ़ते हैं और इसमें लिखते चलेंगे। पहला उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि न्याय, देखिए यहाँ पर क्या है, न्याय। न्याय। दूसरा क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। तीसरा क्या होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, सॉरी गलत लीजिए, पंथ निरपेक्ष नहीं, ये तो एक मिनट, थोड़ी सी यहाँ पर आइए। न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। सत्ता का उद्देश्य क्या होता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। उसके बाद जो है एकता, अखंडता। एकता एवं अखंडता। अखंडता। और उसके बाद जो है बंधुता। ये देखिए, तो सत्ता का उद्देश्य पूछे जाए तो सत्ता का उद्देश्य होना चाहिए न्याय व्यवस्था आधारित होना चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमें जो है समानता मिलनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा मिलनी चाहिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी होना चाहिए, एकता और अखंडता भी होना चाहिए, ठीक है, और साथ में जो है ना बंधुता भी होना चाहिए यहाँ पर। तो सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम तो न्याय व्यवस्था कायम रहना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, एकता अखंडता होनी चाहिए और बंधुता होनी चाहिए। ये है, ये प्रस्तावना तो हम जो है विश्लेषण कर रहे हैं मेनली रूप से। चलिए, तो अब हम इस सब के बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है नहीं होता है, इस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हम पानी पी लें। आइए, हमने सत्ता का स्रोत में लोक प्रभुता बताया था, ठीक है। सत्ता से आप देखिएगा, नोट बनाते जाइएगा, तो आप देखिएगा लोक प्रभुता हमने बताया था। क्या बताया था, लोक प्रभुता। जब हम लोक प्रभुता बताए थे तो लोक प्रभुता का मतलब हमने नहीं बताया था। अब आप तो हम लोक प्रभुता का मतलब हम आपको बताएंगे। तो चलिए, लोक प्रभुता होता क्या है, तो हम लोक प्रभुता की व्याख्या करेंगे। लोक प्रभुता, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केसीवियर साहब ये जो है विवादित प्रश्न दे दिए। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, यानी कि बहुत बड़े जो है राजनीतिज्ञ थे, और उन्होंने एक विवाद दिया। क्या दिया, ब्रिटेन का ये थे केसीवियर। उन्होंने कहा भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। लोक प्रभुता क्या है, लोगों के द्वारा शासन चलाना लोक प्रभुता कहलाता है।
लोधों के द्वारा शासन चलाना लोध प्रभुता कहलाता है। यानी कि जो लोध से हित में जो शासन चलाया जाता है, जो स्रोत है वो लोध प्रभुता है, जनता का स्रोत है। लेकिन ये एक्चुअली में जनता का स्रोत नहीं है, ये भ्रम है। किसने कहा था? तो टेसी वियर नामक जो है ना राजनीतिज्ञ ने कहा था, और ये ब्रिटेन के थे। तो उन्हीं पर एक यूपीएससी में प्रश्न पूछने की संभावना काफ़ी बनती है कि भारत के संविधान में लोध प्रभुता एक भ्रम है, कैसे टिप्पणी करें, ये क्वेश्चन पूछता है। तो टेसी वियर के अनुसार भारत के संविधान में लोध प्रभुता एक भ्रम है। ठीक है, इनका मानना था संविधान सभा ने भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ है। संविधान सभा का निर्माण जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में आपको मालूम है जनता का प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? जनता का प्रतिनिधि, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता स्वयं भाग नहीं लेती है। इस कारण से उनको जो मताधिकार मिलना चाहिए वो मताधिकार से वंचित है, यानी कि वो अधिकार से वंचित है। तो इस तरह से ये जो है विवादित प्रश्न है, और इस पर जो है विवादित प्रश्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप तो उतना नहीं पढ़ना है, हमने बता दिया भारत के संविधान में लोध प्रभुता एक भ्रम है। लोध प्रभुता का मतलब ये होता है कि जनता द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है, लेकिन जनता द्वारा इस संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। इसी पर वो टिप्पणी करते हैं। कौन? टेसी वियर साहब। लोध प्रभुता एक भ्रम है, लोध प्रभुता है नहीं, लेकिन ये एक भ्रम है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, लोध प्रभुता भ्रम नहीं है, जब भारत का संविधान जनता द्वारा निर्मित तो वास्तव में नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी इसके पक्ष में हम आंसर देंगे, तो वो आंसर आपसे ज़्यादा तामता नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का प्रश्न है। और अब प्रश्न जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रश्न तो जानते ही हैं, उनके टीचर पढ़ाए ही हैं। ठीक है, अब दूसरा बात यहाँ से आती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप तो हम यहाँ बताए थे, यहाँ पर अगर हम चल रहे हैं सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप तो यह होना चाहिए। तो ये बताए थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सारे निर्णय जो हो जा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के तात्पर्य हमारा ये है कि ऐसा सारा निर्णय जो हमारा संविधान ले, हमारे यहाँ था, हम स्वयं हमारा देश ले, तो उसे संपूर्ण प्रभुत्व कहते हैं। देखिए, आंतरिक या बाह्य मामला हो, उसका डिसीजन हम स्वयं लेते थे। आप अपने घर में सारे डिसीजन आप स्वयं लेते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। या फिर किसी से सलाह लेते हैं। ठीक है, तो जो सारे निर्णय लेता है देश के प्रति, जो सारे निर्णय, देश अपना सारे निर्णय, देश का नेता मतलब हमारे यहाँ जो हमारे देश में बैठे नेता है, वो सारे निर्णय स्वयं यदि लेते हैं, तो हम क्या हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। आज़ादी के पहले हमारा निर्णय तो ब्रिटेन के हाथों होता था। हमारा निर्णय कौन सुनाता था? ब्रिटेन की महारानी सुनाती थी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी सुनाती थी। उस समय हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे। लेकिन आज जो है भारत स्वयं अपना निर्णय लेता है, तो हम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। लेकिन यहाँ से एक विवादित क्वेश्चन और भी आ जाता है। ये विवादित प्रश्न ये आता है कि भूमंडलीकरण के दौर में, भूमंडलीकरण मतलब आज जो है देश सिमटता जा रहा है, तो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो है संप्रभुता शब्द अप्रासंगिक बन गया है। अप्रासंगिक मतलब ये हो जाता है कि संप्रभुता शब्द है ही नहीं, अब रह ही नहीं रहा। क्यों? तो आजकल देखिए बहुत सारा नियम कानून WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक ये सब बनाते हमारे ऊपर थोप दे रही हैं। तो ये इससे तो हम सारा निर्णय स्वयं नहीं ले पा रहे हैं। तो इस कारण से किसी ने कहा, इस पर टिप्पणी किया है कि अब जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम नहीं है। मुझे मन है अभी परमाणु परीक्षण करने का, हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है। मन है कि नोट छाप देने का, तो नहीं है। तो हमारा IMF इस पर जो है निगरानी करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप प्रश्न पूछ रहे, लेकिन फिर भी हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, क्योंकि हम जो है लागू होते हैं। WTO हमें तभी थोप सकता है जब हम उसके नियम के अनुसार चलेंगे। उससे तो उस बेनिफिट है, इसलिए उसके रूल तो हम फॉलो करते हैं, और जब हम तो ज़रूरत हो जाए उसके नियम तो हम नकार सकते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता मतलब जो है अपना निर्णय हमें स्वयं लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है
समाजवादी। क्या आता है? समाजवादी। अब यदि समाजवादी की हम बात करें तो समाजवादी क्या होता है? समाजवादी है क्या? समाजवादी एक विचारधारा है जिसमें जो है महत्वपूर्ण तत्व ये है संपत्ति का समाजीकरण, यानी संपत्ति समाज में बंटना चाहिए, समान रूप से बंटना चाहिए, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए और शोषण वर्गों की समाप्ति होना चाहिए। क्या नहीं बोला? संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए और शोषण की समाप्ति होनी चाहिए। तो ये है समाजवाद। ठीक है, तो ये इतना चीज़ जो है समाजवाद के अंदर आता है। यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख दें तो बेहतर रहेगा। क्या क्या आना चाहिए? संपत्ति का समाजीकरण, यानी संपत्ति जो है क्या है? समाज में बंटना चाहिए। तो इसी बंटना चाहिए तो समानता के आधार पर बंटनी, सब में समानता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मजदूर एवं वंचित वर्ग का कल्याण होना चाहिए। मजदूर, थोड़ा सा गलती लिखा दिया, मजदूर एवं वंचित वर्ग का कल्याण होना चाहिए, वर्ग का कल्याण, और शोषण की समाप्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शोषण की समाप्ति। तो ये समाजवाद का जो है स्वरूप होना चाहिए हमारा, यानी कि हम समाजवादी हैं, इसका समाजवाद का मतलब ये सब होता है। तो ये सारे शब्दों के लिए आप तो क्या दे दिया? समाजवादी। ठीक है, अब हम चलेंगे फिर क्या चीज़? समाजवाद हो गया, अब चलेंगे पंथ निरपेक्ष की तरफ। ठीक है, समाजवाद हम विशेष रूप से एक वीडियो में अकेला बताएंगे, उसको आप तो देख लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? अगर पंथ निरपेक्ष की बात करें तो पंथ निरपेक्ष होता क्या है, इस चीज़ की अगर हम चर्चा करने के लिए चले तो पंथ निरपेक्ष में जो है ना एक्चुअली रूप से हम देखेंगे कि पंथ निरपेक्ष होता क्या है। तो पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म से प्रति तटस्थ रहना। ठीक है, पंथ निरपेक्ष हम यहाँ डाल दें, पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब इसका कहने का मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यानी कि हमारा देश का पर्सनली कोई धर्म नहीं है, तो हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, यानी जो भी धर्म है हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, यानी हमारा देश जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका अर्थ हुआ धर्म नहीं होना चाहिए देश का। किसका? धर्म नहीं होना चाहिए, किसका? देश का। धर्म के मामले में कोई भेदभाव नहीं, धर्म में विभेद नहीं होना चाहिए, यानी कि भारत सरकार जो है धर्म के मामले में विभेद ना करे। इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग जो है वोट बैंक की राजनीति कर ही लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। चलिए, तो हम पंथ निरपेक्ष तो देख चुके हैं, अब लोकतंत्रात्मक हम तो बचता है। क्या बच जाता है? लोकतंत्रात्मक। इसको हटा देते हैं तो बेहतर रहेगा। चलिए, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। अब ये लोकतंत्रात्मक क्या है, जरा इसको देखते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हमेशा। क्या हमने बताया? लोकतंत्रात्मक का मतलब जो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया था। ठीक है, क्या दिया था? जनता के लिए नहीं, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए। और जनता के लिए शासन, यही हमारा लोकतंत्रात्मक का अर्थ है।
अब देखिए लोकतंत्रात्मक जो है ना 2 प्रकार से होते हैं। पहला लोकतंत्रात्मक इधर है संसदीय लोकतंत्र और अध्यात्मक लोकतंत्र, अध्यात्मात्मक लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। दोनों लोकतंत्र के बारे में स्पेशल वीडियो जो है डाला गया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो लोकतंत्र का हम यहाँ पर प्रस्तावना की मुख्य बातों तो हम बता रहे हैं। अब आइए, उसके बाद है धन राज्य। क्या है? धन राज्य। नहीं, तो हम धन राज्य तो हम देख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। धन राज्य, ये धन राज्य का मतलब क्या है? देखिए, धन राज्य का तात्पर्य ऐसे देश से हैं, धन राज्य का तात्पर्य ऐसे देशों से हैं। किस देश से हैं? जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं है, यानी कि क्या है? वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। राजा का बेटा राजा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, वंशानुगत नहीं। ठीक है, यानी सत्ता में जो है वंशानुगत नहीं आएगा। ठीक है, उसका जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। ठीक है, उसी तो जनराज्य बोलते हैं। अब आइए, अब है न्याय व्यवस्था। स्वरूप तो ऐसा होना चाहिए। अब न्याय व्यवस्था की बात आ जाती है। अब किसकी बात आती है? न्याय व्यवस्था की बात। तो चलिए न्याय व्यवस्था की तरफ हम देखते हैं। न्याय, अब देखिए न्याय जो है हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। आइए, तीनों प्रकार के न्याय आप तो दिखाते हैं। हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं? 3 प्रकार के। पूछेगा कितने प्रकार के न्याय? हम जितनी बात तो बोल रहे हैं वो एक प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। तो न्याय है, पहला है इधर देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो यही सामाजिक न्याय, हम नीचे में न्याय नहीं लिखेंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न्याय कितने प्रकार से? 3 प्रकार के न्याय होते हैं। आप तो प्रश्न में ये पूछा गया है और पूछा भी जाएगा आधे दिन में, तो ये आप तो न्याय समझ लिए। अब स्वतंत्रता का स्वरूप, अब क्या देखना है हमको? स्वतंत्रता का स्वरूप। आइए, किसका स्वरूप देखना है? स्वतंत्रता का स्वरूप। स्वतंत्रता का स्वरूप, स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है? तो कितना प्रकार से स्वतंत्रता हम तो मिल चुका है। कौन कौन स्वतंत्रता हम तो प्रस्तावना द्वारा जो है दिया गया है। तो पहला विचार, देखिए विचार, तब प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। उसके बाद विश्वास, पढ़ते रहिए आप, विश्वास। उसके बाद क्या है? धर्म और उपासना। तो पूछेगा हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार का जो है ना स्वतंत्रता दी रही है? तो आप तो बताना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी रही है। यदि विचार की बात करें तो विचार का मतलब होता है आंतरिक या मानसिक, जो है ना आंतरिक या मानसिक विचार, मतलब आंतरिक या मानसिक जो है ना एक जो है सोच बोल सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है बाह्य प्रक्रिया, जिसका मतलब होता है चिंतन तो प्रकट करना, जो हम सोचे हैं। विचार मतलब जो विचार किए हैं उसको प्रकट करना। विश्वास मतलब होता है किसी का भी विश्वास तो स्वीकार करना, किसी भी विचारधारा तो स्वीकार करना। धर्म का मतलब आप समझ ही रहे हैं। उपासना का मतलब होता है कि धर्म के अनुसार जो है हम अपना जो है जो भी करने का दिल करता है उसको हम करें, उस पर तो विरोध नहीं है धार्मिक मामलों पर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आइए, चलिए तो हम आगे चलते हैं।
अब जो है समानता, क्या है? समानता। अब संविधान में समानता कितने प्रकार से दिया गया है, तो जरा इसको हम देते हैं। समानता तो है 2 प्रकार से दिया गया है। कौन कौन 2 प्रकार है उसको हम देखेंगे। तो समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो ऐसा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर दोनों की समानता दिया गया है, यानी कि सब तो प्रतिष्ठा मिलना चाहिए और सब तो अवसर मिलना चाहिए, ऐसा समानता हमारे संविधान में वर्णित है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब जो है यहाँ पे तो व्यक्ति की गरिमा, अब आता है यहाँ पर शब्द आता है व्यक्ति की गरिमा, तो उसको हम अगले स्लाइड में हम वर्णित करते हैं व्यक्ति की गरिमा क्या होती है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम वर्णित करेंगे। आइए, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की गरिमा का मतलब है एक व्यक्ति जो मानवीय जीवन जीने के लिए जो चीज़ जरूरी है उसको उपलब्ध कराना। अब हम तो जो है प्रदूषण वातावरण में हम तो जीना नहीं है, ठीक है, तो ये मेरा एक स्वरूप है। हम एक स्वस्थ वातावरण में जीना, हम तो स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना, ये हमारे जो है राजनेताओं का बनता है। अब मान लीजिए आपके बदल में शोरगुल हो रहा है तो आपका वहाँ पर थोड़ा सा गरिमा डाउन होता है, या आपकी तो बेइज्जती कर रहा है तो वहाँ पर आपकी गरिमा डाउन होता है। तो आपकी तो अगर बेइज्जती कर रहा है तो उसके लिए भी आप केस जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है इसको रक्षा करेगा, व्यक्ति की आपकी गरिमा तो रक्षा करेगा। दूसरी बात, एकता और अखंडता। एकता एवं अखंडता, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का मतलब ये होता है कि हमारा देश एक बने रहे और तभी भी खंडित नहीं हो। क्या बने रहे? एक बने रहे और तभी भी खंडित नहीं हो, तो इसको एकता और अखंडता कहते हैं। उसके बाद जो है बंधुता, यानी भाईचारे का भाव हम तो रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? भाईचारे का भाव रखना चाहिए हम तो, ठीक है। क्या रखना चाहिए? भाईचारे का भाव रखना चाहिए। अब जो है ये सारे चीज़ जो हम बता दिए हैं। दूसरी बात यहाँ से पूछे था हमारा संविधान तब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 तो, ठीक है। तो इस तरह से प्रस्तावना में हम कुछ बातों तो छोड़ रहे हैं, तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबा बन रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा बने, तो हम आगे फिर इसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।